नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। राज्य सोशल फाउंडेशन द्वारा भी किया गया शानदार स्वागत। अजमेर आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दी एक और सौगात। करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर कार्यशाला का आयोजन। एंटीबायोटिक के प्रभावों को लेकर दी विस्तृत जानकारी। अजमेर में मानवता की बेमिसाल पेशकश। ब्यावर निवासी मांगीलाल कलवार के परिजनों ने उनके मरणोपरांत किया उनका देह दान। 2 वर्ष पूर्व ही मृतक ने अपने देह दान की कर दी थी घोषणा। शुभदा स्कूल में पढ़ रहे दिव्यांग छात्रों को स्कूल प्रशासन ने क्रूज से आना सागर झील का कराया भ्रमण। बच्चों में देखा गया खासा उत्साह। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 4 देशों की यात्रा कर स्वदेश लौटे प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के स्वागत में अजमेर की जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन से पुनः स्वदेश लौटे देवनानी का स्थानीय विजय लक्ष्मी गार्डन में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में माला पहनाने और स्वागत करने वालों में होड़ मच गई। शहर के अनेक व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर राज्य सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव और भाजपा प्रदेश आईटी सेल अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी आत्मीयता से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का 51 किलो फूलों से बने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। इसी प्रकार भाजपा के अग्रिम संगठनों सहित मुख्य धारा से जुड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अजमेर नगर निगम महापौर बृजलता हाड़ा और उनके पति भाजपा नेता डॉक्टर प्रियशील हाड़ा भी उनके साथ रहे। इस मौके पर अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से देवनानी को माला पहनाई गई और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया, तो वहीं उन्हें विजयश्री रूपी तलवार देकर उनके प्रगति के मार्ग पर चलने की कामना की गई। इस मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अमिट छाप है और हमारा
जैसा लोकतंत्र विश्व भर में मिसाल बना हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पीएम मोदी के सानिध्य में देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वे कभी भी रिटायर नहीं होंगे और हमेशा काम करते रहेंगे, भले ही कोई पद मिले या ना मिले, उनका लक्ष्य जनमानस की सेवा करना ही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को एक और सौगात देते हुए 30 करोड़ से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्य की घोषणा करी है। इसी के तहत आज उन्होंने महाराणा प्रताप से लेकर पुष्कर रोड तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह सड़क 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है, जो आगामी 3 महीनों में बनकर पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर में पानी की समस्या के लिए भी 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और पानी का रिजर्वायर बनाने के लिए भी जमीन सैंक्शन कर दी गई है, जिसका काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू भी करवाया था। उसी तरह अब उन्होंने फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखने का भी प्रस्ताव दिया है। में सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हुई है। उसके आधार पर लगभग अजमेर उत्तर में 30 करोड़ से अधिक राशि की 100 के आसपास सड़कें बनने जा रही हैं। कुछ कम लंबाई की हैं, कुछ अधिक लंबाई की हैं। उसी के तहत आज एक क्षेत्र के अंदर महाराणा प्रताप से पुष्कर रोड वाया कोटड़ा धारसन स्मारक तक और नौसर घाटी से कोटड़ा मार्ग प्राइवेट बस स्टैंड होते हुए सड़क के निर्माण का काम, इसमें लगभग 6 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। उसके आज हमने श्री गणेश किया है तथा आगामी 3 महीने में ये सड़कें बन करके तैयार होंगी। काफी समय से यहाँ के लोग परेशान थे, कहीं बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, कहीं सड़क चलने लायक नहीं थी, तो व्हीकल वाले और बुजुर्ग लोग परेशान थे। उसके तहत मैंने एडीए से चर्चा की। आज एडीए ने इस राशि को स्वीकृत किया, टेंडर हो गए, कार्य आदेश हो गए और आज इसका शुभारंभ हुआ है। यह विकास की प्रक्रिया इस क्षेत्र में पहले से निरंतर हमने प्रारंभ कर रखी है। गत दिनों ही कोटड़ा के अंदर हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया है और पानी को लेकर के भी हमने यहाँ रिजर्वायर नया, जिसमें लगभग 14-15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली और जमीन आइडेंटिफाई के साथ सैंक्शन भी हो गई। बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अजमेर की जो मूल पानी की समस्या है उस पर लगभग सरकार से 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। उसके तहत इंटेक वेल तो जो बीसलपुर में ही बनेगा अजमेर के लिए, जयपुर के लिए, उसके भी कार्य आदेश हो गए और यहाँ 3 रिजर्वायर बनने हैं। एक कोटड़ा में जिसकी स्वीकृति हो गई, एक लोहागल और एक पृथ्वीराज नगर। ये तीनों बनने के बाद मुझे लगता है कि अजमेर की पानी की समस्या का हम काफी हद तक समाधान कर सकेंगे। इसलिए पानी, चिकित्सा, सड़कें, हम लोग प्रत्येक फ्रंट पर काम आगे शुरू हुआ है। मुझे लगता है सरकार को जब 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है उसके पहले हम काफी कुछ कामों का श्री गणेश कर लेंगे और आगामी 1 वर्ष में इनमें से कई चीजें आपको धरातल पर दिखाई देंगी और जनता को राहत मिलेगा। जनता का जिस तरह से प्रेम, स्नेह, आत्मीयता मिल रही है, मैं समझता हूँ कि हम जनता की समस्याओं के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहली जो इनकी डिमांड थी कि तेलंगाना हाउस निरस्त हो, वह भी निरस्त हुआ और आज खादिम होटल का नाम भी चेंज होकर के और अजय मेरू होटल बना। तो निरंतर हम एक एक प्रगति क्षेत्र में करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से जनता का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं। सर, फाय सागर झील की अपने नए नाम से फाय सागर काफी समय से मैं प्रत्यक्षशील हूँ कि इसका नाम वरुण सागर हो। पहले प्रस्ताव को लोगों ने नगर निगम में भिजवाया था और डीसी के पास तक जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन यहाँ के स्तर का नहीं है। इसके नाम का चेंज राज्य सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार को मैंने प्रस्ताव दिया है और वह प्रक्रिया में है। वो लगता है कि आगामी कुछ समय में वह प्रक्रिया भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस क्षेत्र के अंदर अभी भी 4-4 दिन से पानी आ रहा है, लोग किसी एकाध कॉलोनी में ही है, ज्यादातर नहीं है। मतलब किसी मैंने कहा प्रक्रिया शुरू है। आज पानी
मेरे उत्तर के 153 जोन है, उसमें से 90% जोन में 48 घंटे में पानी जा रहा है। कहीं कहीं जो 10% नहीं है, उसके लिए भी अधिकारियों को बुला रहा हूँ। और कहीं कोई ऊंचाई पे है, कहीं कोई पाइपलाइन की छोटी मोटी कमी है, उस सब का बजट हम दिलवा के इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। इस कार्यशाला में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी शामिल रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि कार्यशाला के दौरान 3 विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर विजयलता रस्तोगी, डॉक्टर पिंकी टाक और डॉक्टर अपूर्वा माथुर ने अपने लेक्चर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण, प्रभाव और रोकथाम के तरीकों पर चर्चा की। कार्यशाला के दौरान पखवाड़े का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी शामिल है। रंगोली और पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताना रहा। वहीं डॉक्टर अनिल सामरिया ने जनता से अपील भी करी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक शुरू ना करें, अन्यथा भविष्य में यह आपके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और महाविद्यालय में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक काम में आती है, उसकी निष्क्रियता के बारे में जानकारी, क्या उससे बचा जाए, कैसे इसे दूर करें और क्या भविष्य के लिए उसके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम कर सकें, इस पे एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रांगण में इस तरह का पखवाड़ा बनाया जाएगा, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी, कंपटीशंस होंगे, पोस्टर प्रेजेंटेशंस होंगे, रंगोली भी बनाई गई है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए क्या मैसेज दिया गया है। इस कार्यशाला में भी 3 लेक्चर होंगे, जिसमें डॉक्टर विजयलता रस्तोगी, HOD माइक्रोबायोलॉजी, अपना पूरा विचार बताएंगे कि क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किस तरह से डेवलप होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। डॉक्टर पिंकी टाक जो बताएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाए। और तीसरी डॉक्टर माथुर है, अपूर्वा माथुर, जो बताएगी कि कैसे इसको कम किया जा सकता है और भविष्य के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे आने वाले जीवन में बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आप प्राय देखा जाता है कि लोग सीधे मेडिकल स्टोर्स पे चले जाते हैं छोटे मामूली बुखार, खांसी, जुकाम के लिए भी। वहाँ भी वो अपने आप मेडिकल स्टोर वाले ही उन्हें एंटीबायोटिक दे देते हैं, या छोटे खांसी जुकाम बुखार में एंटीबायोटिक का सेवन घर पे पड़ी एंटीबायोटिक भी ले लिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे क्या एंटीबायोटिक का प्रभाव निष्क्रिय होता चला जाता है और वो बैक्टीरिया आने वाले समय में उसके अगेंस्ट अपने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है और वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो ये भविष्य के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। हमारे रोगों में लड़ने की जो एंटीबायोटिक क्षमता है वो निष्क्रिय होती चली जाती है। एंटीबायोटिक ऐसे आप यूज़ ना करें। जब भी आपको कोई बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह लें, वो अगर आपको रिकमेंड करे तो ही एंटीबायोटिक का सेवन करें, अन्यथा नहीं। अस्पतालों में भी हम सारे ध्यान रखते हैं। हम एंटीबायोग्राम एक प्रोटोकॉल है, उसका डेवलपमेंट आज चालू कर रहे हैं। हमने कहा कि पहले भी बनाया था, इसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या एंटीबायोटिक किस मरीज को देनी है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हमारे चिकित्सक को दी आज। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक घटना घटी। ब्यावर के रहने वाले मांगीलाल कलवार के परिवारजनों ने उनका देह दान किया, जो एक सच्ची मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। मांगीलाल कलवार की उम्र 88 वर्ष थी, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण अभी भी युवा और प्रेरणादायक थी। उन्होंने 2 साल पहले ही अपने देह दान की घोषणा कर दी थी, जो उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। मांगीलाल कलवार द्वारा किया गया यह देह दान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के अध्ययन में सहायता करेगा। हम मांगीलाल कलवार और उनके परिवारजनों के इस कदम की प्रशंसा करते हैं। उनकी यह कोशिश न केवल मानवता की भावना को बढ़ावा देगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि हमारे समाज में अभी भी कई लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हैं। ये ब्यावर रहते हैं, मांगीलाल जी कलवार एडवोकेट इनका नाम है। इनकी बॉडी इन्होंने 2 साल पहले ही मकर संक्रांति के दिन दान की घोषणा कर दी थी और आज इनका अंतिम संस्कार हो गया।
तो इस कारण हम लोग बॉडी दान करना है इनकी इच्छा अनुसार। क्या उम्र होगी? इनकी उम्र 88 है। कितने बच्चे बच्चे? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और बड़ा पूरा परिवार है। इनकी इच्छा पूर्ण हुई आज, जिसका भैया क्या काम आएगी बॉडी आपकी? ये बॉडी मेडिकल साइंस में काम आएगी। बच्चों को इनकी इच्छा थी कि भाई कुछ काम आए मरने के बाद भी। अपना जीवन तो जिए ही, पर जीने के बाद भी बॉडी लोगों के काम आए, कुछ अंग काम आए, मेडिकल में जो पढ़ते हैं उनके जो पढ़ाई में काम आए। बस ये इनकी इच्छा थी, तो वो अपने मांगीलाल जी के परिवार ने मांगीलाल जी की देह को दान किया है। उनकी इच्छा थी देह को दान करने की, जो कि हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में छात्रों की पढ़ाई के लिए बहुत काम आती है बॉडी। तो हम उसके लिए हर किसी को यही बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, जिससे कि हमें मृतदेह जो है यहाँ अवेलेबल करा सकें, जो बच्चों के पढ़ाई में काम आए। और हम इनके परिवार वालों का धन्यवाद देते हैं। ये मांगीलाल जी 80 साल के हैं और ब्यावर निवासी हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो, जिसके माध्यम से जो है सबको इस चीज़ की जानकारी हो कि मृतदेह को दान करने में किसी की कोई बुराई नहीं है और वो हमारे छात्रों के मेडिकल में रिसर्च में काम आते हैं। डॉक्टर रंजना बड़जाते, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, HOD डिपार्टमेंट। की बॉडी आज देहदान में हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दी गई है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बॉडी डोनेट की, क्योंकि ये बॉडी अगर देहदान करते हैं तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे चिकित्सकीय जितने भी एनाटॉमी संरचना होती है उसको जानते हैं कि दिमाग में, मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ है, आँखों में क्या चीज़ होती है, नाक में क्या होता है, गले में क्या होता है, हमारे चेस्ट में क्या है, एब्डोमेन में क्या है, हाथ पैरों में मसल्स कौन सी होती हैं, नर्व्स कौन सी होती है, आर्टरी कौन सी होती है, इसकी विस्तृत जानकारी स्टूडेंट को मिलती है। देहदान से काफ़ी लोगों को पीड़ा ज़रूर होती है परिवार को कि उनका परिवार में उनका चला गया है, लेकिन ये भविष्य में आने वाले हमारे जो चिकित्सकीय जो हमारी वैज्ञानिक जानकारी है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि डिजिटल से ही इसकी जानकारी इतना अच्छा नहीं रह पाती जितना फिजिकल देखने को मिलता है। बच्चे उस पर प्रैक्टिस करते हैं, मसल्स फाइबर्स को देखते हैं, नर्व आर्टरी का ट्रैक देखते हैं कहाँ से कहाँ जाती है। इससे हमें सर्जरी करने में आसानी रहती है। देहदान के साथ साथ में अंगदान के लिए भी बहुत सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप सब लोग अंगदान को बढ़ावा दें। जीते जी अगर अंगदान किसी को मिल जाता है तो उसकी उम्र बहुत बढ़ जाती है। परिवार के लोगों को भी अच्छा लगता है कि उसका परिवार का एक सदस्य वापस पुनर्जीवित हुआ अंगदान लेने से और देने से 9 लोगों की आप ज़िंदगी बचा सकते हो। एक किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है तो आप अंगदान देना के लिए मोटिवेट करें और आप आगे आएँ, ताकि ये जो अंग वो दान दें तो जिन लोगों को बीमारियां हैं वो दूर भाग जाए और वो अपना जीवन खुशी से बिता पाए। उसके आपके जिसने अंगदान दिया है वो भी एक सामने तो नहीं लेकिन अदृश्य रूप में आप उसको जीवित देख पाएंगे। तो आप अंगदान जरूर करें, देहदान भी करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अजमेर के शुभदा स्कूल के 30 दिव्यांग बच्चों के लिए एक अनोखा और यादगार दिन रहा। इन बच्चों को अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील पर बने क्रूज में भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह का मिश्रण देखने को मिला। बच्चों ने क्रूज पर बैठकर झील की सुंदरता का आनंद लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभदा स्कूल ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान किया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और उन्हें एक नए और रोमांचक अनुभव का अवसर प्रदान किया। मेरा कार्यपद है वाइस प्रिंसिपल, और मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हूँ। में बच्चों को प्रोग्राम में लेके जाता है, जैसे समाज में इनको हीन भावना से देखने के कारण हम लोग इनको इंजॉय कराते हैं ताकि कोई हीन भावना से देख नहीं सके इनको। और हम स्कूल में इनका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत साथ हमारे साथ इंजॉय करते हैं ये लोग। और बहुत जो बच्चे नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये बच्चे। जो आज हम क्रूज में घूमने लाए हैं इनको, जो आना सागर में अभी स्टार्ट हुआ है। और किसी ने इनको बुलाया बच्चों को कि हमारे साथ घूमने ले आए हैं, बच्चे एंजॉय करें। और काफ़ी बच्चे समझ भी पा रहे हैं कि बच्चे कि हम क्रूज में घूमने जा रहे हैं।
और कुछ बच्चे सोच रहे कहाँ आ गए हम, उनको अच्छा लग रहा है ऐसे देख के। बातों को देते हैं आप छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं के लिए एक प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीजों को आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए दिशा सूचक संकेत लगवाए हैं। इन संकेतों के माध्यम से मरीजों को हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल प्रशासन ने ओपीडी में टोकन डिस्प्ले सिस्टम भी लगवाया है। इस सिस्टम के माध्यम से मरीजों को अपनी बारी की जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे मरीजों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में आसानी होगी और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर जो अक्सर देखा जा रहा था कि यानी कि जो अस्पताल में आउटडोर के और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं गांव परिवेश में, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो इस तरह से जो अनजान है, वो आते तो वो अक्सर भटकते रहते थे। उनको रास्ते और दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था। तो उसको हमने सरल करने के लिए हमने कई तरह के कार्य करे। हमने पहले फ्लैक्स लगवाया, पहले हमने नक्शा लगवाया, नक्शे के बाद में हमने वार्ड लगवाए, वार्ड के डायरेक्शंस कहाँ पर हैं, कौन को हर वार्ड में हमने नए कमरे नंबर डलवाए कि कहाँ कमरा नंबर कौन सा है। उसके बाद भी लग रहा था कि अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमने जो NABH की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है कि डायरेक्शंस हमने बता दिए। जैसे कि हमने बता दिया कि आपको OPD में जाना है, तो OPD में जाने के लिए इमरजेंसी से किसी को OPD में आना है तो वो येलो मार्क करके पकड़ के चला जाएगा। और अगर OPD से जिसको इमरजेंसी में आना है तो वो रेड कलर के इमरजेंसी में इसमें आ जाएगा। फिर लैब में आना है तो पर्पल कलर में आ जाएगा। उसको सडनली लैब के अंदर जाना है तो लैब में जाएगा, और ब्लड बैंक में जाना है तो उसको रेड कलर का पकड़ लेगा। और एक्सरे सोनोग्राफी का, ऐसे हमने 5 तरह के इंडिकेटर बनाए। तो वो हर जगह से कहीं से भी मरीज जाएगा, वहाँ से उसको दिशा, उसको डायरेक्शन से उसको चलती जाएगी उसके अंदर से। और अभी हम एक फायर एग्जिट का भी बनवा रहे हैं। जैसे किसी कारण से कभी आग लग गई, जैसे अभी घटना हुई, तो कहाँ पर वो सीढ़ी है, कहाँ से नीचे उसे उतर के आना है, उस तरह की हम भी एक फायर एग्जिट के डायरेक्शन करेंगे। वो लिखा होगा कि आपको इस तरफ जाओ तो ये सीढ़ी आएगी, इधर जाओ तो सीढ़ी आएगी, और नीचे जाओ तो, जिससे मरीज को भटकना नहीं पड़े और लिफ्ट की तरफ जाकर सीढ़ी का उसको रास्ता मालूम पड़ जाए। तो इस तरह के हम कई तरह के नवाचार कर रहे हैं, जिससे कि जो अस्पताल में मरीज आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होने पड़े। फिर इसी तरह से एक दूसरा हमने शुरू करा कि हमने OPD के अंदर हमने टोकन डिस्प्ले सिस्टम करा। अभी हमने प्रयोग के रूप में अभी सिर्फ एक ही OPD में करा है। उसमें कितनी सक्सेस होती है उसके फिर हम सारे OPD में लगा देंगे उसके अंदर। उस टोकन डिस्प्ले के अंदर ये है कि जैसे कि मरीज़ अपनी पर्ची लेके आता है अस्पताल से, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या होता है, उसको मालूम होता है मेरा नंबर कब आएगा। बेचारा लाइन लगाए खड़ा रहता है, और लाइन लगाए 2-2 ढाई घंटे बीमार मरीज़ खड़े रहते हैं। तो उनको बैठने के लिए हमने क्या करा है कि पहले साइड में बैठ जाएँ, और वहाँ जो चौकीदार हो, जो बाई जी खड़ी है, वो नंबर डाल देगी।
अब उसका जैसे 44 नंबर उसको दे दिया सपोज एग्जांपल में, अभी 20 नंबर चल रहा है तो 24 नंबर का गैप है, तो उसके बाद टाइम है, तो वो जरूरी नहीं वहाँ खड़ा रहे, वो अपना वेट करता रहे। जो डिस्प्ले है वो आपको संख्या ही बताएगा, एक बार हिंदी बोलेगा एक बार अंग्रेजी बोलेगा। ये इस तरह का हमने अभी HOD मेडिसिन के कमरे में लगाया हुआ है और वहाँ पर प्रोब सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह के हम कई तरह के अपने नवाचार करते आ रहे हैं। श्री महावीर स्मारक सेवा समिति की ओर से आज खाईलैंड स्थित स्मारक परिसर में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के डॉक्टर अश्विनी बिलंदी ने मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। मैं डॉक्टर अश्विनी बिलंदी जयपुर से आया हूँ। यहाँ पे हम लोग घुटने के, कंधे के और कूल्हे के मरीजों को जिनको तकलीफ है उनको देख रहे हैं। उन्हीं को घुटने को कैसे अपना ख्याल रखना है, उनकी जो बीमारियां हैं उनसे कैसे दूर रहना है, अर्थराइटिस जो आज की 50 से 60 साल की उम्र में या उससे जल्दी होने लग गया है उससे कैसे बचना है, उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है और साथ में उनका इलाज कैसे करना है। आगे जो नई टेक्निक आई हैं अर्थराइटिस को ट्रीट करने की या उनका रिप्लेसमेंट, हिप और नी का रिप्लेसमेंट जो है उसके बारे में बता रहे हैं। आज महावीर स्मारक सेवा समिति के प्रांगण में एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद डॉक्टर धीरज मरोठी जैन के टीम के डॉक्टर अश्विनी बिलंदी रोगियों को अपना परामर्श दे रहे हैं। ये हर महीने के अंतिम शनिवार को यहाँ पर परामर्श देते हैं। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज रोगियों को परामर्श दिया जा रहा है और जो ऑर्थोपेडिक घुटने के दर्द से परेशान रोगी हैं और L4, L5 की परेशानी से ग्रसित है वह रोगी हैं। हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है जिसमें सभी मरीज जो इससे संबंधित है उनको एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्या क्या चार्जेज लिए हैं? एक दिन के लिए सहयोग की राशि 50 रुपये है और 6 दिन के लिए 200 रुपये है। बातों को देते हैं आप छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। पारस वेलफेयर संस्थान के तत्वाधान में रविवार को पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में 12वां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में अजमेर JLN के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ अमेरिका व NRI डॉक्टर्स द्वारा हार्ट, BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्तन कैंसर, चर्म रोग, अर्थराइटिस, पाचन आदि बीमारियों के रोगियों की निशुल्क जांच की जाएगी और साथ ही मरीजों की जांच रिपोर्ट देखकर उपचार के लिए परामर्श दिया जाएगा। ये जैसे हम पहले 11 साल भी हमने किया है, ये कैंप हम करते हैं अपने सेवा उद्देश्य के हिसाब से करते हैं और ये 12वां साल होगा हम ऐसा सेवा उद्देश्य के लिए कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हम सभी जांच करेंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़,
हार्ट की कोई बीमारी हो और उसके अलावा किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस। और इस बार हम 2 स्पेशल प्रोविज़न भी रख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर लैला अग्रवाल होंगी। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ख़ास करके स्तन कैंसर के लिए अमेरिका में अच्छी स्पेशलिस्ट हैं। ये भी जांच करेंगी और सलाह देंगी। उसके साथ साथ JLN हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजी, जो चर्म रोग है ना, उसके भी स्पेशलिस्ट होंगे। ये भी पहली बार हो रहा है और हम ये सेवा प्रदान करेंगे 9 बजे से 3 बजे तक दोपहर को 24 नवंबर। और यहाँ पुराना रंगी मंदिर में होगा, जैसे हमारा पहले भी कैंप हुआ है। और ये सब सुविधा रंगी मंदिर के खास जो अनंत प्रसाद जी गनेडी वाला हैं उनकी कृपा से हो रहा है। और सब तरह के साधन होंगे मरीजों के लिए और जो भी जांच पड़ताल हो सकती है वो हम करेंगे। उसके अलावा दवाइयाँ भी देंगे। जिन लोगों को, गरीब लोग हैं, जिन लोगों को दवाइयों की सुविधा नहीं है, उनको हम खास दवाइयाँ वो भी प्रदान करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर कभी कभी शुरू में खाली गांठ में हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, गांठ में दर्द भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो जनाना लोग बाग हैं वो अपनी ब्रेस्ट को फील करें और अगर कोई गांठ नज़र आए तो तुरंत जांच करवाएं। और ये बोल रही हैं यहाँ पे इंडिया में अपने स्क्रीनिंग इतना अच्छी तरह से नहीं होता है। वहाँ अमेरिका और विदेशों में तो मेमोग्राम या एक्सरे लेते हैं ब्रेस्ट का, उससे जांच हो जाती है। तो यहाँ भी अगर जिन जनाना लोगों को तकलीफ़ हो, गांठ वाँठ हो, तो उसका इमीडिएट जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में जांच करा लें तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरह हो सकता है। Yes, so it's very exciting to be here and to participate in this health fair for the first time. Breast cancer is a common cancer among women, and it's very important that women understand the signs of breast cancer, and I hope to be able to give education about breast cancer. Well, it's very important to be aware of your body, and I think there might be some differences in the understanding of screening and catching breast cancer very early. And so knowing the signs of breast cancer is an important first step in diagnosis. Sometimes breast cancer may present with a lump in the breast or a change of the skin or the shape or enlargement of the lymph nodes. संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंबेडकर सभागार में आज राजस्थान मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से खेल सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कृत किया। RMCT की स्पोर्ट्स की गतिविधियों का एक पुरस्कार समारोह यहाँ पर रहा, जिसमें यहाँ के फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट अध्यक्ष और आज का USA में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश यहाँ पे साथ रहे और उन्होंने भी बेस्ट स्टूडेंट जो एकेडमिक रहेगा उसका अवार्ड देने की भी घोषणा की है। वास्तव में मेडिकल और डॉक्टरों के लिए खेल कूद स्पोर्ट्स का आयोजन एक बहुत ही महत्व रखता है। हमारी अपेक्षा है कि जनता को स्वस्थ रखें, तो हम सोचते हैं पहले वो स्वस्थ रहें। इसके लिए आज के युग में, आज के जीवन शैली में खेल को भी अपने जीवन का अंग बनाएं और उन्होंने इसका जो प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं विजेताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं और साथ में भविष्य में सभी लोग इसको खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं, इसका आग्रह करता हूं। और ये मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार भी हो रहा है, यह सुधार जारी रहे। इन्होंने कुछ सुझाव भी मांगे हैं, उन सुझावों को भी धरातल पर लाने का प्रयत्न करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे हम अजमेर की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। साथ में मेरा डॉक्टरों से एक आग्रह किया है कि वे ज़रूर यहाँ की शिक्षण पूरा करने के बाद कहीं आवश्यकता हो तो एक्सपोजर के लिए ज़रूर बाहर जाएं, लेकिन अपने जन्मभूमि को, जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उसको न भूलें और वापस सेवा अपने भारतवासियों को दें, राजस्थान वासियों को दें, अजमेर वासियों को दें, ताकि हम माननीय मोदी जी ने जो यहाँ पे निरोगी भारत की कल्पना की है, विकसित भारत की कल्पना की है, उनके सपने को साकार करने में हम चिकित्सा सुविधाओं को यहाँ पे बढ़ाएं। वैसे भी राजस्थान में प्रत्येक हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, काफ़ी जगह बन भी गए हैं। तो ये चिकित्सा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलें, फैकल्टी की कमी की भी दूर करें और आधुनिक उपकरणों का भी
यहाँ पे हम व्यवस्था कर सकें। इसलिए मैंने डॉक्टर प्रकाश से आग्रह भी किया है कि वह अमेरिका से कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिलाने में भी वो सहयोग करें, ताकि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाओं को हम श्रेष्ठतम बना सकें। जब मैं इन सबको जो आज खेल में जिन्होंने पुरस्कार लिया उनको बहुत बहुत बधाई देकर के आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।